For more law related videos, please subscribe our channel. Hello everyone, our today's topic of discussion is preamble of the Indian Constitution. जो हमारा प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे पंडित नेहरू ने ड्राफ्ट किया था एंड वॉज पास पंडित नेहरू इन द ईयर 1946, उसके ऊपर बेस्ड है. इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था इस पर्टिकुलर डेट को. ना इसे एक एन ए पालकी वाला है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, एमिनेंट जूरिस्ट है, वो इसे एज एन आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का. प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का. सो दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रियम्बल. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू द इंग्रेडिएंट्स कि कितने पार्ट में हमारा प्रियम्बल बटा है. तो देयर आर 4 पार्ट्स, 1 2 3 4. नाउ बिगिनिंग विद द फर्स्ट पार्ट. जो पहला पार्ट है प्रियम्बल का, दैट इज so the first part of the Indian ingredient of the preamble is it is we the people of India. We the people of India ये लाइन ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है. तो लोगों से अथॉरिटी मिलती है. कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी लोगों से डिराइव करता है. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रियम्बल, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, कि इंडियन स्टेट का क्या नेचर है. सो लेट्स रीड इट वेयर इट इज रिटन इन द प्रियम्बल. ये लिखा गया है कि इट इज़ सॉवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो नाउ ये है हमारा नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट. अब इसका मतलब क्या है, सॉवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक. तो इंडिया को एक सॉवरीन माना जाता है. सॉवरीन मतलब ये एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन है, ठीक है. इसके किसी और का कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है. इससे पहले एक डिपेंडेंट डोमिनियन था जो कि ब्रिटिश के अंडर आता था. ये अपने अफेयर्स खुद कंडक्ट कर सकता है, वेदर इट इज़ इंटरनल एक्सटर्नल, बिना किसी पे डिपेंडेंट होके. नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर वर्ड दैट इज सोशलिस्ट. ये दूसरा नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट. सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से आया है. इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के आने से पहले जो इंडियन नेचर था वो सोशलिस्टिक नहीं था. नो, ऐसा नहीं है. लेकिन अब सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है. देखो, 2 ब्रांड्स होती हैं सोशलिज्म की. एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी रहती है, इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर साइड बाई साइड चलते हैं. लेकिन कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, वहाँ पे हर एक चीज़ का नेशनलाइजेशन रहता है और वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ में नहीं चलते. वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है. और बेसिकली जो सोशलिस्ट वर्ड है, इधर क्या रहता है, ये जो हमारे में सोशलिज्म आया हमारी इंडिया का, वो ब्लेंड है मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म. बेसिकली गांधीज्म का ज़्यादा है. नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर वर्ड सेकुलर. ये जो वर्ड है सेकुलर, ये भी वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया था. अब इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले इंडिया एक सेकुलर स्टेट नहीं था. 1976 से पहले इंडिया एक सेकुलर स्टेट नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक देखें तो वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है. फंडामेंटल राइट्स है, वी कैन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल है. नाउ अब देखो, 3 तरीके के स्टेट होते हैं बेसिकली. एक होता है, हियर इट इज मेंशन, सेकुलर स्टेट, एथिस्टिक स्टेट एंड थियोक्रेटिक स्टेट. अब व्हाट इज द, हमारा इंडिया सेकुलर स्टेट है, इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हम फॉलो नहीं करते. यहाँ पे हर एक रिलीजन के लिए सेम सपोर्ट रहता है स्टेट से और सेम स्टेटस रहता है. अब बात करते हैं एथिस्टिक स्टेट. ये किसी भी रिलीजन में नहीं मानते, दे आर नोन एज एंटी रिलीजन. थियोक्रेटिक स्टेट वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं, जैसे बांग्लादेश एंड ऑल दिस. नाउ अनदर थिंग इज so we are secular state. That's it, done with the secular word. Now another thing is about the democratic. अब democratic is very important word. democratic मतलब ये ग्रीक वर्ड से बना है. 2 वर्ड है ग्रीक में, एक होता है डेमोस और एक होता है क्रेटिया. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डेमोस? डेमोस मतलब होता है लोग और क्रेटिया मतलब रूल. तो इधर होता है कि लोगों का रूल रहता है. जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है, इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल. 2 तरीके की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में होती है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. वी आर हैविंग दिस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि लोग खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं. तो यहाँ पे खुद के रिप्रेजेंटेटिव लोग चुनते हैं, वोट्स वगैरह सब होते हैं, तो उसके थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं. अब वो जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो गवर्नमेंट, वो पॉलिसी मेकिंग, इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं. तो बेसिकली इधर जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर है वो किसके पास है, रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है. और मैंने बताया था स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इफ यू वांट मी टू मेक द वीडियो ऑन दिस, श्योरली आई विल मेक इट. नाउ
अनदर थिंग इज अबाउट, अब देखो डेमोक्रेसी कितने तरीके की होती है। एक होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव ही, देखो हमारे रिप्रेजेंटेटिव में ही कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं। एक पार्लियामेंट्री होता है, एक प्रेसिडेंशियल होता है। इंडिया में पार्लियामेंट्री है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, जो काम करेंगे वो उन्हें लेजिस्लेचर कैन लाइक लोग पार्लियामेंट में हम देख सकते हैं कितने सारे मोशंस होते हैं, एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर एंड ऑल दिस। नॉर्दर थिंग, यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी साथ के साथ मिलती है। नाउ व्हाट इज, देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और ये तीनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है, तो ही इंसान डेमोक्रेसी एक्सरसाइज कर पाएगा। सपोज अगर आपको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जैसे इंसान के पास लाइक जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है वही एप्ट नहीं है, उसी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेकर व्हाट आई विल डू। सो दिस ऑल द थिंग्स। नाउ यहाँ पे मैं आपको कुछ फीचर्स बता देती हूँ इस तरीके की डेमोक्रेसी की, जैसे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड डेमोक्रेटिक करेक्टर। सो this all are the democratic character which I have told you. Now coming on to the another word, that is another nature of the Indian state, that is republic. Republic word का मतलब क्या होता है? Republic word का मतलब ये होता है कि जो इंडिया है, देखो दो तरीके, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो तरीके की होती है, एक होता है मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक में जो रहता है वो हेड खुद चुना जाता है, जैसे प्रेसिडेंट। अब मोनार्की जो रहता है, जैसे ब्रिटेन में है, वहाँ पे क्या होता है कि हेड जो रहता है हेरिडेटरी रहता है, किंग बनता ही किंग जो रहता है बनता है, हेरिडेटरी रहता है, किंग का बेटा किंग एंड ऑल दिस। तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इधर लोगों के हाथ में रहती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन एक किंग के हाथ में नहीं रहेगी। यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रिविलेज्ड क्लास प्रेजेंट नहीं रहती, जैसे वहाँ पे किंग हो गए, उनकी क्लास प्रिविलेज्ड होगी, ऑब्वियसली जो उनका हायर होगा वो किंग बनेगा, जाके वो हेड बनेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे हर एक इंसान के पास पब्लिक ऑफिस का एसेस है एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल ऑफिसेस बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। सो हियर वी आर डन विद द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। Now let's move to the third ingredient of our preamble. So now let's talk about the third ingredient of the preamble, that is objective of the constitution. कि जो constitution है इसका क्या objective है? So let's go through this. I will show you this in preamble. Justice, liberty, equality and fraternity achieve करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड जस्टिस? किस कंटेक्स्ट में हम जस्टिस की बात कर रहे हैं? लिबर्टी का क्या मतलब है, किस कंटेक्स्ट में बात हो रहा है? इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लेट्स गो थ्रू दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद जस्टिस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड जस्टिस? जस्टिस तीन हेड्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस में रहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिले, बिना किसी सोशल डिस्टिंक्शन के किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, इस बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे ना उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाए। अब इधर सोशल जस्टिस में रहता है किसी भी तरीके की प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं प्रेजेंट रहेगी। हाँ, इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे बैकवर्ड क्लासेस एंड द वुमेन, इन लोगों को इसका एक्सेप्शन जस्ट बिकॉज देवर बहुत ही इन्फीरियर थे, तो इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये कुछ प्रोविजंस मेंशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस दो तरीके की होती है। इसमें ये है कि किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जो इनइक्वालिटीज आएंगी, वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, उसे एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। नाउ अनदर वर्ड इज पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस, इसमें सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स रहते हैं, वोटिंग सिस्टम एंड ऑल दिस। पॉलिटिकल ऑफिस पे सबका इक्वल एक्सेस रहता है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन द पब्लिक ऑफिसेस, और सबका इक्वल वॉइस रहता है गवर्नमेंट में, लाइक वोट के थ्रू एंड ऑल दिस। जो वर्ड जस्टिस है ये रशियन रिवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, विच 1917 का जो वर्ड है। अब ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी भी किसी फ्रेंच रिवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। So now let's talk about the word, second objective of the Indian Constitution, that is liberty. What's the meaning of this word liberty? लिबर्टी मतलब ये रहता है कि किसी भी तरीके का रिस्ट्रेन नहीं रहेगा इंडिविजुअल की एक्टिविटी में। अब ये रिस्ट्रेन जो रहता है इस पर कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, जैसे हमारे पास लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सब हमें फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, जो लिबर्टी ऑफ फंडामेंटल राइट्स के थ्रू मिला है। अब इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट्स में दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये अब्सोल्यूट नहीं है लेकिन क्वालिफाइड नहीं है। इसका मतलब हमें किसी भी एक्टिविटी पर रिस्ट्रेन नहीं होगा, इसका मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। यस, वन कैन, इसके पास लिबर्टी है, इस पर्सन के पास
एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शंस के साथ है, जिससे दूसरे इंसान को अपनी लिबर्टी सिक्योर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल है अगर इसका वायलेशन होता है तो। नाउ अनदर वर्ड इज इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी भी 3 तरीके की होती है। एक सिविक इक्वालिटी होती है, एक पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, एक इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है। इसका मतलब ये रहता है कि हर एक पर्सन के लिए एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को किसी तरह का प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। नाउ पहला इक्वालिटी की बात करते हैं सिविक इक्वालिटी। सिविक इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में सिविक इक्वालिटी की बात करी गई है। और उसके बाद पॉलिटिकल इक्वालिटी 325 एंड 326। लाइक आई विल टेल यू अबाउट ऑल दिस आर्टिकल्स की सिविक इक्वालिटी मतलब क्या होता है। जैसे इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, जॉब्स हो एंड ऑल दिस। और ये अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये सब सिविक इक्वालिटी में आते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी में सबके पास राइट है वोट करने का, खुद का अडल्ट सफरेज, इलेक्शन ऑफ लोकसभा, इन सब में पार्टिसिपेट करने का। इकोनॉमिक इक्वालिटी जो कि दिया है आर्टिकल 39 इसके बारे में बात करता है कि इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए, चाहे वो वुमेन हो मैन हो, उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। नाउ अनदर थिंग इज अबाउट फ्रेटर्निटी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। अब इसको अचीव करने के लिए, फ्रेटर्निटी को अचीव करने के लिए, ये इंडिया को एक आइडल माना जाता है फ्रेटर्निटी के लिए, जस्ट बिकॉज इतना डाइवर्स है, इतने सारे रिलीजन्स हैं। अब देखो जैसे कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप। बाकी कंट्रीज में, यूएसए में फॉर एग्जांपल, वहाँ पे 2 तरह की सिटीजनशिप होती है। एक सेंटर की सिटीजनशिप होगी, एक स्टेट की सिटीजनशिप होगी। लेकिन हमारे यहाँ एक ही तरीके की सिटीजनशिप रहती है, जो कि सिटीजनशिप सेंटर से मिलेगी। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 51A में कि हमें अपने फंडामेंटल सबको नेशनल एंथम, हर एक इंसान के पास ड्यूटीज़ रहती हैं, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना एंड दिस ऑल। ओके देन, अब फ्रेटर्निटी का क्या एम क्या है, क्या 2 चीज़ें इंश्योर करती हैं? वो क्या करती है कि हर एक इंसान की डिग्निटी बनाए रखना चाहते हैं। कि वो ये देखता है, फ्रेटर्निटी वर्ड जो है इसका ये मानना है कि ऑब्जेक्ट कि हर एक इंसान की खुद की एक डिग्निटी रहती है, तो किसी इंसान की, किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी ना खोए, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो वर्ड इंटीग्रिटी था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये प्रियम्बल में नहीं था, ये आया इन द ईयर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। नाउ यू माइट बी थिंकिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कितने सारे चेंजेस आए, अमेंडमेंट्स आए, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। नाउ so we are done with this objectives of the Indian constitution. Now another thing is about हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है प्रियम्बल का, डेट ऑफ द अडॉप्शन। कौन सी डेट को अडॉप्ट हुआ था? सो हियर इट इज रिटन 26th डे ऑफ नवंबर 1949। नाउ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं प्रियम्बल को लेके कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। सो लेट्स गो थ्रू दिस। प्रियम्बल को अगर आप करंट सिचुएशन को देखें, कंसिडर किया जाए तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाता है। नाउ लेकिन हाँ, 2 इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रियम्बल को भले ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाता है, लेकिन प्रियम्बल ना ही तो वो लेजिस्लेचर का सोर्स ऑफ पावर है, ना ही वो प्रोहिबिट करता है लेजिस्लेचर के पावर को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसेबल है। ओके, सो अनदर थिंग, ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब ये कोर्ट ऑफ मतलब इसे एनफोर्सिबल नहीं है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। अब इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। पहले क्या हुआ था कि बेरुबरी यूनियन केस आया 1960 में। इसमें ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? ये कहा गया कि जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत ज़्यादा एम्बिगस है, मतलब एक से ज़्यादा मीनिंग कैरी कर सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी लाइट में बना हुआ है, लेकिन अब जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रियम्बल के बारे में पता नहीं चलता तो प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, केशवानंदा भारती केस आया इन द ईयर 1973। उसमें ये कहा गया कि जितने भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। ऐसे वर्ड्स थे, दे आर रीड or the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble।
तो ये था जजमेंट। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस में भी यही हुआ कि एक ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है, जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे अलग नहीं किया जा सकता, जो कि 1995 में हुआ था। तो यस, जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट देयर आर टू थिंग्स मैंने बता दिया, जस्ट कीप इन माइंड। नाउ अनदर क्वेश्चन इज कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तो अगर मैं करंट सिचुएशन को देखते हुए बताऊं तो यस, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, अंडर आर्टिकल 368 में उसे अमेंड किया जा सकता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो अमेंडमेंट लाया जाए वो बेसिक स्ट्रक्चर ना चेंज करे। इसकी भी एक हिस्ट्री है। क्वेश्चन है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। ये जो क्वेश्चन है पहली बार केशवानंदा भारती केस में इन द ईयर 1973 में आया। इस केस में ये हुआ कि ये पूछा गया कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तो ऐसा बोला गया केशवानंदा भारती केस में, बेरुबरी यूनियन केस का जो जजमेंट था उसके हिसाब से जो प्रियम्बल था वो पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऐसा माना गया कि आर्टिकल 368 के अंदर सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, और जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो हम इसे कैसे अमेंड कर सकते हैं। तो ये हुआ कि हाँ, इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी, जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया था बेरुबरी यूनियन केस में, उसे गलत माना गया और कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसे अमेंड कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट के टाइम हमें उसके बेसिक फीचर को वायलेट नहीं करना चाहिए। बेसिक एलिमेंट्स है जो फंडामेंटल फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है, हम उसे किसी भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के थ्रू जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं वो सब चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, उसके बेसिक फीचर्स को नहीं चेंज कर सकते। तो तब से एक ही बार सिर्फ अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने 3 नए वर्ड्स डाले कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सो हियर वी आर डन विद द preamble of our Indian Constitution. Now our next video will be about part 1 of the Indian Constitution, that is Union and its territory. Hope you enjoyed the video. Suggestion or any queries, please feel free to comment below. Thank you. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you.